नमस्ते, मैं संगीता असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र सहमति के बारे में। स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत हमने उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गलती यानी मिस्टेक। जब कोई अनुबंध गलती के आधार पर किया जाता है, चाहे वो एक पक्षीय गलती हो चाहे द्विपक्षीय गलती हो, तो उसका अनुबंध पर क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो मिस्टेक है, जो गलती की जाती है, अनुबंध कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की होती है। तो लॉ रिलेटेड मिस्टेक्स होती है, यानी कानून संबंधी, राजनीति संबंधी गलती। दूसरी होती है फैक्ट रिलेटेड मिस्टेक्स, जो तथ्य होते हैं, संविदा के जो अनुबंध के जो तथ्य है उनके संबंध में गलती। तो सबसे पहले है लॉ रिलेटेड गलती, यानी जो कानून है उसके संबंध में कोई गलती की जाती है किसी अनुबंध के अंतर्गत, तो उस गलती का उस अनुबंध पर क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमें सेक्शन 21 में बताया गया है। तो जो लॉ रिलेटेड मिस्टेक्स है उसको भी हम इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि देश की विधि के संबंध में गलती की जाती है, और दूसरा है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, यानी कि विदेशी विधि के संबंध में गलती की जाती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले है देश की विधि के संबंध में अगर अनुबंध में कोई गलती होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। देश के प्रत्येक नागरिक से ये आशा की जाती है कि उसे देश की विधि के बारे में जानकारी होगी। कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे देश की विधि के बारे में जानकारी नहीं थी, इस कारण उसने ये अनुबंध कर लिया है, वह इस अनुबंध को नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर उसका जो तर्क है कि उसको देश की विधि की जानकारी नहीं है, उसका तर्क स्वीकार्य नहीं होता है। सेक्शन 21 कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 21 कहता है कि कोई भी अनुबंध इस कारण व्यर्थनीय नहीं होगा कि उसके करने में भारत में जो प्रचलित विधि है, किसी कानून प्रचलित विधि के संबंध में किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं थी। कि या यदि पक्षकार कहे कि उन्हें देश की विधि के संबंध में जानकारी नहीं थी, कानून ने भूल कर दिए, इस अनुबंध को नहीं करना चाहते, तो उनका यहाँ पर तर्क स्वीकार्य नहीं होगा। जो अनुबंध किया जाता है वो व्यर्थनीय नहीं होता है, ये जो अनुबंध किया जाता है वो अनुबंध मान्य होता है, वो वैलिड होता है। तो सेक्शन 21 के अनुसार जहाँ पर देश की विधि के संबंध में कोई गलती की गई है, कोई मिस्टेक की गई है, तो वो अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थनीय नहीं होगा, वो वैलिड ही होगा। वहाँ पर यह माना जाएगा कि पक्षकारों ने देश की विधि को जानते हुए ही इस अनुबंध को किया है। तो अनुबंध का वही प्रभाव होगा जैसे कि पक्षकारों को जो देश की विधि है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी थी। और इसके संबंध में ये लैटिन मैगजीन में इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, यानी कि जो विधि है, विधि की अनभिज्ञता का तर्क नहीं दिया जा सकता। कौन सी विधि? देश की विधि की अनभिज्ञता का तर्क नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे पक्षकार अपने दायित्व से ये कहकर नहीं बच सकता कि उसे देश की विधि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर यही है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। फिर है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, जहाँ पर देश की विधि के संबंध में गलती है तो वहाँ पर जो अनुबंध वो व्यर्थनीय नहीं होता। परंतु अगर जो गलती की गई है देश की विधि के संबंध में नहीं की जाकर विदेशी विधि के संबंध में की गई है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो गलती की जाती है वहाँ जो अनुबंध किया गया वो अनुबंध कैसा होगा? वो अनुबंध पूर्णतः ही व्यर्थ होता है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति से ये आशा नहीं की जा सकती कि उसे सभी देशों की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो अनुबंध करते समय किसी दूसरे देश के राजनियम के संबंध में अगर पक्षकार गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती विदेशी राजनियम से संबंधित गलती होती है तथा विदेशी राजनियम से संबंधित गलती के आधार पर हुआ अनुबंध पूर्णतः ही व्यर्थ होता है। तो देश की विधि के संबंध में व्यर्थ नहीं होता। यहाँ पर विदेशी विधि के संबंध में कोई गलती की गई है तो ऐसा माना जाता है कि वो तथ्य संबंधी गलती है और उसके आधार पर जो अनुबंध किया गया है वो व्यर्थ हो जाता है। फिर है फैक्ट रिलेटेड मिस्टेक्स, यानी तथ्य संबंधी गलती। जो तथ्य संबंधी गलती उसे भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बायलैटरल मिस्टेक्स, या फिर इसे म्यूचुअल मिस्टेक्स भी कहा जाता है, यानी द्विपक्षीय गलती, जहाँ पे दोनों ही पक्षकार, अनुबंध के जो पक्षकार दोनों ही पक्षकार गलती पर होते हैं। और दूसरा है यूनिलैटरल मिस्टेक्स, यानी कि एक पक्षीय गलती, जहाँ पर अनुबंध का केवल एक पक्षकार ही गलती पर होता है। तो हम पहले पढ़ते हैं द्विपक्षीय गलती। तो द्विपक्षीय गलती में दोनों ही पक्षकार गलती पर होते हैं।
तो जो द्विपक्षीय गलती इसको भी आगे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विषय वस्तु संबंधी गलती, दूसरा है निष्पादन की असंभवता संबंधी गलती। तो विषय वस्तु के संबंध में जो गलती होती है किस किस आधार पर की जाती है, की जा सकती है, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो जहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक्स होती है वहाँ पे सेक्शन 20 कहता है कि जहाँ पर अनुबंध के दोनों ही पक्ष गलती पर होते हैं तो वहाँ पे जो अनुबंध किया जाता है वो अनुबंध क्या होता है, वो अनुबंध व्यर्थ होता है। तो बायलैटरल गलती में क्या है, दोनों ही पक्ष का गलती पर होता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ए अपना घोड़ा बी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, परंतु जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर उस टाइम जो घोड़ा था, घोड़े की डेथ हो चुकी होती है, घोड़ा मृत हो चुका होता है। दोनों ही पक्षकारों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, घोड़ा भी जीवित ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही पक्षकार गलती पर है। तो यहाँ पे जो अनुबंध किया गया है दोनों पक्षकारों के बीच में वो क्या होगा, व्यर्थ होता है। अब कौन कौन सी गलती होती है जो विषय वस्तु के संबंध में होती है। सबसे पहले है विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में गलती, यानी कि यहाँ पे अनुबंध के पक्षकार है, कोई अनुबंध करते हैं किंतु उस अनुबंध की विषय वस्तु के का अस्तित्व ही जिसके संबंध अनुबंध किया गया, जो विषय वस्तु के संबंध अनुबंध किया गया है वो विषय वस्तु अब रही नहीं है, यानी उसका अस्तित्व ही नहीं रहा है। तो इसे कहा जाता है विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में गलती। इसके संबंध में केस है कोटूरी वर्सेस हेस्टी का केस है। कोटूरी वर्सेस हेस्टी ये 1856 का केस है। इस केस में क्या था, इस केस में ए कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड फॉर द सेल ऑफ कार्गो ऑफ कॉर्न विच वॉज सपोज टू बी ऑन इट्स वे टू इंग्लैंड। मतलब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मक्का के विक्रय के संबंध में हुआ था, और जो मक्का थी वो शिप के द्वारा इंग्लैंड पहुंचने की जिसकी आशा की जा रही थी। फिर क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन के पहले ही जो मक्का थी वो खत्म हो चुकी थी, यानी कि नष्ट हो चुकी थी। तो यानी कि उसका क्या था, अस्तित्व ही नहीं था। और दोनों पक्षकारों को नहीं पता था कि उसमें जिस मक्का के विक्रय का जो अनुबंध किया जा रहा है वो अस्तित्व में है कि नहीं। वो सोच रहे थे कि मक्का अस्तित्व में है, परंतु मक्का उससे पहले ही खराब हो चुकी थी। तो यहाँ पे दोनों पक्षकार क्या थे, गलती पर थे। किसके संबंध में, जो मक्का है उसके अस्तित्व के संबंध में गलती पर थे। तो यहाँ पर जो अनुबंध किया गया वो कैसा अनुबंध था, वह व्यर्थ, इसे न्यायालय ने व्यर्थ घोषित किया था। फिर है विषय वस्तु की पहचान के संबंध में गलती। यदि अनुबंध में दोनों ही पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु को पहचानने में गलती कर जाते हैं तो अनुबंध विषय वस्तु की पहचान संबंधी गलती के आधार पर क्या हो जाएगा, व्यर्थ होता है। ऐसी गलती के कारण दोनों ही पक्षकार विषय वस्तु को भिन्न भिन्न रूप में समझते हैं और अनुबंध में एक ही बात पर समान भाव से सहमत नहीं होते हैं, तो यहाँ पर उनके बीच में स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। परिणाम स्वरूप अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। इसके संबंध में फेमस केस है रेफल्स वर्सेस विचलफोर्स का केस है। ये 1864 का केस है। इस केस के बारे में हम शुरू में पढ़ चुके थे, स्वतंत्र सहमति के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस केस के बारे में कई बार पूछा जाता है कि किससे संबंधित है ये केस। तो ये केस स्वतंत्र सहमति से संबंधित है, जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस केस में क्या था, इस केस के अंतर्गत ए बी से कुछ कॉटन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड में होता है और जो कॉटन खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सूरत ब्रांड था। तो वहाँ से जो दो शिप आने वाले थे पियरलेस नाम से, एक पियरलेस जहाज़ अक्टूबर में आने वाला था, दूसरा पियरलेस जहाज़ दिसंबर में आने वाला था। तो यहाँ पर ए तो समझ रहा था कि जो पियरलेस जहाज़ अक्टूबर में आएगा उसके द्वारा उसे डिलीवरी हो जाएगी, जबकि जो बी सोच रहा था कि जो दिसंबर में जो पियरलेस जहाज़ जाएगा उसके द्वारा उसको डिलीवरी करनी है। तो यहाँ पर जो ए और बी है दोनों पक्षकारों के बीच जो सहमति हुई थी वो समान भाव से नहीं हुई थी, तो यहाँ पे इसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया, इसे द्विपक्षीय गलती, यानी कि दोनों अलग अलग बातों पर सहमत हुए थे। तो यहाँ पे द्विपक्षीय गलती के आधार पर जो अनुबंध हुआ था कपड़ा खरीदने का, तो यहाँ पे इसे व्यर्थ घोषित किया गया था। फिर है विषय वस्तु के गुण के संबंध में गलती। जहाँ पर पक्षकार किसी विषय वस्तु के गुण के संबंध में गलती करते हैं तो वह अनुबंध गुण संबंधी गलती के आधार पर क्या हो जाता है,
व्यर्थ हो जाता है। इसके संबंध में केस है निकोलसन एंड वेन वर्सेज स्मिथ मेरियट का। तो इस केस में क्या था कि एक नीलामी के द्वारा कुछ रुमालों की बिक्री की गई, यानी कुछ रुमालों की नीलामी की गई। नीलामी के समय घोषणा की गई कि जो रुमाल थे उन पर बादशाह चार्ल्स का चित्र अंकित होगा तथा वह चार्ल्स की संपत्ति होगी, परंतु जो रुमाल थे वो वास्तव में किसकी संपत्ति थी? जॉर्ज की संपत्ति थी, यानी कि चार्ल्स की संपत्ति ना होकर जॉर्ज की संपत्ति थी। तो यहाँ पे न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो अनुबंध किया गया वह व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि यहाँ पर जो अनुबंध के दोनों पक्षकार है वो ही वस्तु के गुणों के बारे में गलती पर थे, उन्होंने विषय वस्तु को समझने में गलती की थी, तो यहाँ पर अनुबंध व्यर्थ घोषित किया गया। फिर है विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में गलती। विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में गलती होने पर भी अगर दोनों पक्षकार गलती पर है तो वह अनुबंध व्यर्थ होगा। इसके संबंध में केस है चार्ल्स वर्थ वर्सेस जेनिंग्स का। चार्ल्स वर्थ वर्सेस जेनिंग्स, इस केस में क्या था? इस केस में दलाल ने एक अनुबंध के संबंध में क्रेता और विक्रेता दोनों के ही संबंध में जो क्रय पत्र होता है विक्रय पत्र होता है दोनों में अलग अलग मात्रा लिख दी। तो न्यायालय ने निर्णय दिया यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों ही मात्रा के संबंध में, यानी कि क्वांटिटी के संबंध, विषय वस्तु की क्वांटिटी के संबंध में क्या है? गलती पर है, अतः उनके बीच में जो अनुबंध किया गया है वो व्यर्थ है। फिर है विषय वस्तु के स्वामित्व के संबंध में गलती होती है, तो वहाँ पर भी जो अनुबंध किया जाता है वह व्यर्थ होता है। यानी कि जब अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से किसी वस्तु के विक्रय का अनुबंध करता है जिसका स्वामित्व उसके पास है ही नहीं, किंतु गलती से उस वस्तु को अपने स्वामित्व में समझता है और दूसरे पक्षकार भी उस पहले पक्षकार को ही उसका स्वामी समझता है, तो ऐसा अनुबंध विषय वस्तु के स्वामित्व के संबंध में गलती के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। इसके संबंध में फेमस केस है कूपर वर्सेस फिप्स का केस है। इस केस में क्या था? कूपर वर्सेस फिप्स के केस में ए बी को अपनी कोई प्रॉपर्टी देता है जिस पर कि उसको मछलियाँ पकड़ने का अधिकार लीज पर दिया जाता है, यानी कि ए ने बी को मछलियाँ पकड़ने का अधिकार लीज पर दिया। यहाँ पर जो दोनों ही पक्षकार है ए और बी, तो दोनों ही पक्षकार ये समझते हैं कि जो संबंधित प्रॉपर्टी है जिसमें कि उसे मछलियाँ पकड़ने का अधिकार है वो वास्तव में वो समझते हैं कि ए की प्रॉपर्टी, परंतु जो वास्तव में वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? वो बी की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर जो दोनों पक्षकार है, दोनों पक्षकार जो समझते हैं कि जो वो प्रॉपर्टी ए की है, दोनों पक्षकार यहाँ पर क्या है? गलती पर है। किसके संबंध में गलती पर है? वो स्वामित्व के संबंध में, टाइटल के संबंध में गलती पर होते हैं। ए की समझते हैं परंतु प्रॉपर्टी वास्तव में बी की होती है। तो यहाँ पर जो उनके बीच में जो अनुबंध किया गया है वो व्यर्थ घोषित किया गया न्यायालय के द्वारा। फिर है विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में गलती। जब अनुबंध के दोनों ही पक्षकार अनुबंध की जो विषय वस्तु होती है उसके मूल्य के संबंध में भिन्न भिन्न अनुमान रखकर, भिन्न भिन्न विचार रखकर अनुबंध करते हैं, तो ऐसा अनुबंध मूल्य संबंधी गलती के आधार पर माना जाता है। और ऐसा अनुबंध क्या होगा? द्विपक्षीय गलती के आधार पर है, इस कारण से क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा। तो ये सारी है जो विषय वस्तु के संबंध में गलती पर होते हैं। और सेक्शन 20 के अंतर्गत कहा गया है कि जहाँ पर विषय वस्तु संबंधी गलती है, द्विपक्षीय गलती है, यानी दोनों पक्ष गलती पर होते हैं, तो ऐसे अनुबंध क्या होते हैं? व्यर्थ होते हैं। कौन कौन से होंगे? विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में, पहचान संबंधी गलती, गुण के संबंध में गलती, मात्रा के संबंध में गलती, स्वामित्व के संबंध में गलती और लास्ट में मूल्य के संबंध में गलती। तो जहाँ पर दोनों पक्षकार विषय वस्तु के संबंध में गलती पर होते हैं तो सेक्शन 20 के अनुसार ऐसे अनुबंध व्यर्थ होते हैं। द्विपक्षीय गलती के अंतर्गत दूसरा प्रकार है निष्पादन की असंभवता गलती। निष्पादन की असंभवता संबंधी गलती। जब अनुबंध करते समय दोनों पक्षकार ये समझते हैं कि जो अनुबंध कर रहे वो निष्पादन के योग्य है, परंतु वास्तव में निष्पादन के योग्य नहीं होता है, तो जो अनुबंध है निष्पादन की असंभवता संबंधी गलती के आधार पर क्या होता है? व्यर्थ होता है। तो निष्पादन की जो असंभवता वो भी दो प्रकार की हो सकती है। पहला है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। तो जो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, इसके अंदर हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक राजा के राज्याभिषेक के जुलूस को देखने के लिए ए ने बी का एक कमरा किराए पर लिया,
जबकि जो जुलूस का कार्यक्रम था वो पहले से ही रद्द हो चुका था। तो यहाँ पर ये क्या है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस काम को करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो काम पहले ही रद्द हो चुका था। फिर है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी को हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए ने बी को कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, परंतु जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उससे पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोडक्ट को सेल करने पर बैन लगा दिया गया था। तो यहाँ पर ये क्या है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी है। तो द्विपक्षीय गलती विषय वस्तु के संबंध में हो सकती है और दूसरी निष्पादन की असंभवता के संबंध में हो सकती है। फिर हम पढ़ते हैं फैक्ट रिलेटेड मिस्टेक्स में दूसरा है यूनिलैटरल मिस्टेक्स, यानी कि एक पक्षीय गलती। जब अनुबंध का केवल एक पक्षकार गलती पर होता है तो उसका अनुबंध पर क्या इफेक्ट होता है। तो जहाँ पर एक पक्षकार गलती पर होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इसके संबंध में सेक्शन 22 कहता है। सेक्शन 22 कहता है कि जहाँ पर केवल एक पक्षीय गलती है तो वहाँ पर जो अनुबंध है वो व्यर्थनीय नहीं होगा, यानी कि वो वॉइडेबल नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि जो एक पक्षीय गलती होती है साधारणतः जो अनुबंध किया गया उसकी वैलिडिटी को प्रभावित नहीं करती, यानी कि जो अनुबंध किए जाते हैं वो वैलिड ही होंगे। कब तक होंगे, जब तक कि जो एक पक्षीय जो गलती की गई है वो यानी कि वो अनुचित प्रभाव और उत्पीड़न से प्रेरित ना हो, यानी कि एक पक्षीय गलती की गई और वो अनुचित प्रभाव या उत्पीड़न से प्रेरित है तब तो वो व्यर्थनीय हो जाएंगे, परंतु उनके द्वारा प्रेरित नहीं है, फिर भी एक पक्षीय गलती हुई है तो जो अनुबंध है वो वैलिड ही होंगे, वॉइडेबल नहीं होते। तो सेक्शन 22 यही कहता है कि जहाँ पर एक पक्षीय गलती की जाती है वो वॉइडेबल नहीं होते हैं। इसके संबंध में एक उदाहरण दे सकते हैं कि ए सबमिटेड a tender to B for construction of a number of houses. A made a mistake in calculating the cost and therefore his offer was lower than other tenders. A's tender was accepted. Here it was binding contract, although it was on erroneous estimate based on unilateral mistakes. यहाँ पे मतलब क्या था कि ए ने एक टेंडर भरा मकान का कंस्ट्रक्शन करने, एक मकान में बहुत सारे मकानों का कंस्ट्रक्शन करने के उसने टेंडर भरा, उसने कॉस्ट का जो कैलकुलेशन करना था उसमें उसने गलती कर दी। तो यहाँ पे उसने जो टेंडर भरा वो सभी जो दूसरे व्यक्ति ने जो टेंडर भरा था उनके मुकाबले कम था, तो उसका जो टेंडर था वो एक्सेप्ट हो गया। तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ पर ए नहीं कह सकता कि उसने कॉस्ट के कैलकुलेशन में गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट का कैलकुलेशन हुआ है वो उसके द्वारा खुद के द्वारा हुआ, मतलब किसी के द्वारा वो यानी यहाँ पे ना तो मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया ना ही कोई फ्रॉड किया गया दूसरे पक्षकार के द्वारा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जहाँ पर एक पक्ष से गलती होती है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं जब तक कि वहाँ पर जो दूसरा पक्षकार है उसके साथ में न तो मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया यानी मिथ्या वर्णन भी नहीं किया गया है, कपट भी नहीं किया गया, न उसे डराया गया न धमकाया गया, उसने खुद ने वो गलती कर दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वॉइडेबल नहीं होता है। तो कई बार पूछा जाता है यहाँ पर एक पक्ष से गलती होती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, सेक्शन 22 इसके बारे में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता है, उसका वही वैल्यू होती है जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे वैलिडिटी को प्रभावित नहीं करता है। अब है जो एक पक्षीय गलती होती है, जहाँ पर एक पक्षीय गलती है फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो वैलिड नहीं होता, मतलब वो वॉइड होता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर एक पक्षीय गलती होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित किया जाता है, व्यर्थ घोषित किया जाता है। तो इसके संबंध में है अनुबंध की प्रकृति के संबंध में गलती है, पक्षकार की पहचान के संबंध में गलती है, व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में गलती है। तो यहाँ पर एक पक्ष से गलती होते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ होगा। तो पहला है अनुबंध की प्रकृति के संबंध में गलती। यदि अनुबंध का कोई एक पक्षकार अनुबंध की प्रकृति को ठीक से नहीं समझता परंतु दूसरा पक्षकार उसे अनुबंध की प्रकृति को ठीक से समझता है तो ये एक पक्षीय गलती होती है। तो यहाँ पर जो अनुबंध किया जाता है वो व्यर्थ होगा। इसके संबंध में केस है बाला देवी वर्सेस शांति मजूमदार का, बाला देवी वर्सेस शांति मजूमदार का। इस केस में क्या था, इस केस में वृद्ध महिला होती है, वृद्ध महिला से उसका भतीजा है वो
एक गिफ्ट डीड पर साइन करवाता है, परंतु जो महिला होती है वो समझती है कि वो जो जिस डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए जा रहे हैं वो उसके जो प्रॉपर्टी है उसके प्रबंध को देखने के मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए साइन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो वृद्ध महिला थी वो क्या थी, वो एक पक्ष से गलती पर थी, यानी वो जो गिफ्ट डीड थी उसको क्या मान रही थी कि वो उसके प्रशासन के लिए ज़मीन का केवल प्रशासन लेगा, वह उसकी सार संभाल करके उसका ध्यान रखेगा, परंतु वास्तव में वो क्या था, गिफ्ट डीड थी। तो यहाँ पर जो विलेख था, गिफ्ट डीड था, उसे क्या बता न्यायालय के द्वारा व्यर्थ घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो वृद्ध महिला थी उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी गई। तो यहाँ पर ये क्या है, अनुबंध की प्रकृति के संबंध में गलती है। फिर एक पक्षकार की पहचान के संबंध में गलती। जब अनुबंध एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के पहचान के संबंध में कोई गलती करता है तो यह अनुबंध क्या होता है, व्यर्थ होता है। इसके संबंध में केस है बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस है। इस केस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस केस में क्या था कि इस केस के अंतर्गत एक व्यापारी ने अपना सारा कारोबार अपने मैनेजर बोल्टन को बेच दिया और जिस दिन कारोबार की बिक्री हुई उसी दिन शाम को जोन्स नामक एक व्यक्ति ने कारोबार के वास्तविक स्वामी के व्यक्तिगत नाम से एक क्रयादेश भेजा। कारोबार के नए स्वामी बोल्टन ने स्वयं ने ही सारा माल उस क्रयादेश के आधार पर भेज दिया, जबकि जो ऑर्डर दिया गया था वो जो पहले वास्तविक स्वामी था उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा गया था, परंतु जो नया स्वामी बना यानी बोल्टन बना उसने एक क्रयादेश के आधार पर स्वयं ने ही सारा माल जोन्स को भेज दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, जो जोन्स ने मूल्य का भुगतान करने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उसने जिस व्यक्ति को ऑर्डर दिया था सामान की डिलीवरी के लिए उस व्यक्ति ने सामान की डिलीवरी नहीं की, बल्कि उसकी तरफ से किसी और व्यक्ति ने की, जो कि समझ रहा था कि उसको वो डिलीवरी करनी है क्योंकि वो उस कारोबार का नया स्वामी बन गया था। तो यहाँ पर जो न्यायालय है, न्यायालय ने कहा कि यहाँ पे जो डिलीवरी हुई है वो उस व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है जिसको कि आदेश दिया गया था डिलीवरी का, वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे क्या हुई है, ये पक्षकार की पहचान के संबंध में गलती हुई है। तो यहाँ पे जो बोल्टन है वो अपने सामान का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पक्षकार की पहचान संबंधी दूसरे वाद भी कुंडी वर्सेस लिंडसे का है, सेड वर्सेस बट का है। यहाँ पर भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को पहचानने के संबंध में गलती करता है। तो यहाँ पर भी न्यायालय दोनों ही केसों में भी पक्षकार की पहचान के संबंध में जो गलती हुई है इसके आधार पर जो अनुबंध हुआ है उसे व्यर्थ घोषित किया गया। फिर है व्यक्ति की विशेषता के संबंध में गलती। जब कोई पक्षकार किसी अनुबंध में दूसरे पक्षकार की विशेषता को पहचानने में कोई गलती करता है तो वह व्यक्ति की विशेषता संबंधी गलती कहलाती है तथा ऐसा अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है, बल्कि ऐसे अनुबंध को कपट के आधार पर व्यर्थनीय घोषित किया जा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति विशेषता संबंधी जो गलती की जाती है वो व्यर्थ नहीं होती, परंतु कपट के आधार पर इसे व्यर्थनीय घोषित किया जा सकता है। इसके संबंध में केस है फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स का केस। इसके अंदर क्या था, एक नॉर्थ नामक व्यक्ति था। ये नॉर्थ नामक व्यक्ति फिलिप्स की दुकान पे गया। फिलिप्स नामक व्यक्ति फिलिप्स की दुकान पे गया, वहाँ पर उसने कुछ मोती और अंगूठियाँ पसंद की और उन्हें खरीद लिया। परंतु खरीदने के लिए उसे जो रुपए देने थे ना, उसके लिए उसने एक चेक बुक दी। उसने जो चेक बुक दी उस चेक बुक पर उसने जो चेक था उस पर जॉर्ज बुलो के नाम से उसने साइन की। और दुकान नॉर्थ नामक व्यक्ति था, इसने फिलिप्स को अपना परिचय किसके रूप में दिया, जॉर्ज बुलो के रूप में परिचय दिया। जो चेक साइन किया था वो जॉर्ज बुलो के नाम से इसने साइन किया। तो यहाँ पर इसने इससे ले लिया इस चेक के बदले में। फिर इसने क्या किया, जो अंगूठियाँ खरीदी थी उस अंगूठियों को ब्रुक्स के पास में गिरवी रख दिया। यहाँ पे ये वादी है, फिलिप्स तो क्या है, वादी है, ये प्रतिवादी है। इसने अंगूठा ली, झूठा चेक इसको दे दिया, कपट के आधार पर दे दिया इसको झूठा चेक, फिर उसको ब्रुक्स के पास में गिरवी रख दिया। बाद में जो उसको जो चेक मिल रहा था वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो फिर जो
जो उसने गिरवी रखी थी, मोती थे, अंगूठे थी, तो इसके पास में थे। तो वादी ने इस प्रतिवादी के विरुद्ध केस किया। तो केस किया तो क्या हुआ, न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो ब्रूक्स ने जो सामान गिरवी रखा है वो सदविश्वास से रखा, उसे नहीं पता था कि इसने इसके साथ में कपट किया। तो न्यायालय ने कहा कि यहाँ पे न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो वादी है, वादी का अपने सामने खड़े व्यक्ति के साथ ही अनुबंध करने का इरादा था। इसे नहीं पता था कि ये झूठा व्यक्ति है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, कपट किया है। तो यहाँ पर वादी ने व्यक्ति की पहचान के संबंध में गलती नहीं की, परंतु उसकी विशेषताओं को पहचानने में गलती की है। अतः ये जो अनुबंध किया गया वो गलती के आधार पर व्यर्थ नहीं है, ये कपट के आधार पर, यहाँ पे इसने क्या किया, कपट किया। तो इस कपट के आधार पर ये क्या है, व्यर्थनीय है। तो ये फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स का केस कई बार पूछा जाता है। जब व्यक्ति की विशेषताओं संबंध में जहाँ गलती की जाती है, वहाँ पे जो अनुबंध होता है वो व्यर्थ नहीं होता है, बल्कि कपट के आधार पर व्यर्थनीय होता है। तो आज हमने पढ़ा कि जहाँ पर अनुबंध में कोई जब मिस्टेक हो जाती है, चाहे वो एक पक्षकार के द्वारा हो, दोनों पक्षकार के द्वारा हो, तो उसका अनुबंध पर क्या इफेक्ट होता है। तो आज हमारा स्वतंत्र सहमति संबंधी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।